रात की आड़ में एक चमकदार काला वैन सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को ऐसे चीर रही थीं जैसे कोई शिकारी शिकार की तलाश में हो। अंदर का माहौल शांत था लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ, तूफान से पहले की खामोशी जैसा। माइली कारा स्टाफ से पूछती है कि क्या वाकई कॉन्ग वुएने कल तक कोरिया लौट रहे हैं। शेड्यूल की पुष्टि करते हुए आदमी सिर हिलाता है। स्टाफ कहता है कि वो आज रात ही लौटने वाले हैं, मतलब सुबह की शूटिंग बिना किसी दिक्कत के हो जाएगी, सब कुछ स्मूथली। आदमी डिटेल्स देखते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने कंटेंट चेक कर लिया है। माइली कारा बताती है कि डुएट, टॉक सेगमेंट और कुकिंग सेगमेंट सब तैयार है, एकदम क्वीन लेवल का इटिनरेरी। कारा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो सब कुछ करना चाहती है क्योंकि अवतार कुकिंग और बाकी एक्टिविटीज उसे सच में मजेदार लग रही है। वैन आगे बढ़ता जाता है और कारा हल्की धुन गुनगुनाती है। साफ दिख रहा है कि वो बहुत अच्छे मूड में है। मेन कैरेक्टर एनर्जी पूरी ऑन। तभी उसके फोन पर जोसेफ का मैसेज आता है जिसमें लिखा है, कारा, कोरिया कैसा है? सुना है तुम एक कोरियन एक्टर के यूट्यूब चैनल पर आने वाली हो। मैं हाल ही में कोरिया में बहुत दिलचस्पी लेने लगा हूं, तो मैं जरूर देखूंगा। कारा की आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन आता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक रुक जाए। उसे अजीब लगता है कि जोसेफ फेल्टन, जिसने कभी कोरिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई, अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। दूसरी तरफ किसी और जगह जोसेफ अपनी कार के पीछे बैठा अपने फोन को घूर रहा है, जैसे किसी विलेन का प्लॉट शुरू हो गया हो। माइली कारा सोचती है कि आखिर वह आदमी क्या प्लान कर रहा है। सीन बदलकर एक भीड़-भाड़ वाले बिल्डिंग के बाहर और फिर एक मॉडर्न हॉलवे पर जाता है जहां लोग जमा है। जैसे ही ब्लैक वैन आती है, लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। पापाराजी की भीड़ तो होना ही था। लोग हैरानी से पूछते हैं कि क्या माइली कारा सच में यहां आ रही है, और कई खुद को उसका बड़ा फैन बताते हैं। अंदर वेटिंग एरिया में कॉन्ग वू जिनेने बिल्कुल शांत बैठा है, स्टाफ की टेंशन के बीच अकेला जेन मोड में। वह पानी की बोतल पकड़े हुए है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। स्टाफ आपस में कहते हैं कि वो माइली कारा की सारी फिल्में और गाने देख रहे हैं, लेकिन वुएने का चेहरा तनिक नहीं बदला, पूरी तरह पोकर फेस। लेकिन अंदर ही अंदर वुएने पागलों की तरह चिल्ला रहा है। उसे लगता है कि ये सब पागलपन है, एक हॉलीवुड टॉप एक्ट्रेस से मिलना जैसे किसी एलियन से मिलने जैसा है। वह लगभग दिमागी तौर पर फटने वाला है, लेकिन चेहरा एकदम ठंडा। तभी अनाउंसमेंट होता है कि माइली कारा आ गई है। शो टाइम। दरवाजे खुलते हैं और हॉलीवुड स्टार अंदर आती है। उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को कमांड कर लेती है। वह प्रोफेशनल स्माइल के साथ आगे बढ़ती है, जैसे सबको उसकी करिश्मा बूस्ट मिल जाए। वुएने खड़े होकर उसे ग्रीट करता है। जैसे वह पास आती है, कारा सोचती है, ये वही आदमी है। वह हाथ बढ़ाकर कहती है, मिस्टर कॉन्ग वुएने, नाइस टू मीट यू। आई माइली कारा। वू जिन्हें उसका हाथ पकड़कर मजबूती से हिलाता है और इंग्लिश में जवाब देता है, हाय, आई कॉन्ग वुएने। हाथ मिलाते ही कारा मन ही मन हैरान होती है। पहला टेस्ट पास। उसने उसके यूट्यूब वीडियो देखकर यह उम्मीद की थी, लेकिन असल में उसकी इंग्लिश और भी बेहतर है। वह उसे गौर से देखते हुए महसूस करती है कि असल में वह कैमरे से भी ज्यादा हैंडसम और शांत है। एकदम अलग वाइब, लो टेंशन। तो फिर ऑन स्क्रीन एनर्जी कहाँ से आती है? वह कन्फर्म करती है कि वह सच में सिर्फ 1 साल पहले डेब्यू किया है, सच में मॉन्स्टर रूकी। कारा बातचीत शुरू करने के लिए सीधे एक बम गिराती है। वह पूछती है कि क्या वह जोसेफ फेल्टन को जानता है, वही प्रोड्यूसर जिसने उसे बिजनेस कार्ड दिया था। वुएने के दिल की धड़कन एक पल को रुक जाती है, लेकिन चेहरा नॉर्मल। दिमाग कहता है, सब डिनाई कर दो, डिनाई टिल यू डाई। वह सहजता से कह देता है, नहीं, पहली बार ये नाम सुना। क्यों पूछ रही है? कारा कहती है कि अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। वह थोड़ी राहत महसूस करती है। अब सब लोग प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब काम की बारी। पहले स्टूडियो में डुएट वोकल शूट करेंगे, फिर टॉक और कुकिंग सेगमेंट दूसरे स्टूडियो में। कारा सहमति में सिर हिलाती है। डुएट गाने के बारे में वह पूछती है कि क्या वही एब्सोल्यूट गाना करेंगे जो उसने पहले कवर किया था। वुएने कन्फर्म करता है। कारा कहती है कि पिछली बार उसने कोरियन वर्जन कवर किया था, इस बार कौन सा करेगा। वुएने कहता है कि उसे दोनों में कोई दिक्कत नहीं, लचीलापन ही ताकत है।
फिर कारा सुझाव देती है कि डुएट शुरू करने से पहले वुएने गाना सोलो गाए ताकि वह उसकी स्टाइल सुनकर तय कर सके कि उनकी स्टाइल को कैसे मिलाया जाए, यानी कंपटीशन का पूरा जायजा। वुएने ने समझदारी से हामी भरी। जैसे ही वह स्टूडियो की तरफ बढ़ा, कारा ने पूछा कि क्या वो गाने का कोरियन वर्जन कर सकता है। वुएने ने सहमति दी। कारा अचानक चिबी फॉक्स अवतार में बदलते हुए सोचने लगी कि वह कितना हैंडसम है और उसकी रफसी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षित करती है। उसके मैनेजर ने तुरंत कहा कि सब सुन सकते हैं। ओह, अंदर की बातें मुझसे निकल गईं। कारा बोली कि जो महसूस हो रहा है सीधा कह देने से उसे अच्छा लगता है। ईमानदारी बेस्ड पॉलिसी है। वुएने रिकॉर्डिंग बूथ में जाकर हेडफोन पहनता है, पूरी तरह जोन में प्रवेश करते हुए। कारा कंट्रोल रूम से उसे देखती है और सोचती है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। म्यूजिक शुरू होता है और वुएने आंखें बंद कर लेता है। वह सोचता है कि वोकल्स तो ठीक है, पर उसने कवर में ऐसी इमोशंस कैसे डाली थीं। उसे महसूस होता है जैसे उसकी भावनाएं और तीव्र हो गई हो। वह सोचता है शायद इसलिए क्योंकि इतने सारे रोल और इमोशंस उसमें दर्ज हो चुके हैं। विजुअली उसे एक संगीत भंवर के ऊपर खड़े दिखाया जाता है, अपने खास मानसिक स्पेस में जहां से वह अपनी शक्तियां निकालता है। उसे लगता है उसकी आवाज भी पहले से अलग हो गई है। वुएने गाना शुरू करता है। वह याद करता है कि उसने यह गाना कितनी बार गाया है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वह का के ओरिजिनल वर्जन के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि अब वह उस गाने की असली भावना समझ गया है। कल्पना में सफेद ड्रेस में एक औरत दिखाई देती है जो रोशनी की तरफ हाथ बढ़ा रही है, लेकिन जंजीरों में बंधी है, पूरी ट्रेजिक फील। नरेशन बताता है कि का की वर्जन आजादी के बारे में थी। कारा ने इसे निराशा से शुरू करते हुए धीरे धीरे आशा में बदला, लेकिन वुएने के वर्जन में जंजीरें टूटती है और एक काली, अधिक उथल पुथल भरी ऊर्जा उभरती है। डार्क मोर ऑन। वुएने को एहसास होता है कि वह इसे गुस्से के साथ गा रहा है। उसकी आंखों में पीली चमक उठती है, जैसे उसमें अलौकिक करिश्मा भर गया हो। उसकी आवाज में इतना वजन और ताकत है कि सुनने वाले स्तब्ध रह जाते हैं। कंट्रोल रूम में मैनेजर घबराकर निकलता है, कांप रहा है। वह सोचता है कि वुएने इतना कैसे सुधार गया, उसने तो कभी इसे प्रैक्टिस करते नहीं देखा। कारा और उसकी टीम भी हैरान रह जाती है। प्रोड्यूसर पसीने में डूबकर सोचता है कि आखिर यह असली ताकत बाहर आ ही गई। कारा के गाल लाल पड़ जाते हैं। वह सोचती है कि उसकी ऑरा में वाकई कुछ खास है, वीडियो से कहीं ज्यादा। वह सोचती है कि उसे एक्ट करते हुए सामने से देखने का अनुभव कैसा होगा। वुएने गाना खत्म कर उसका नाम लेता है और सब लोग होश में आते हैं। कारा माफी मांगती है कि वह थोड़ी देर के लिए खो गई थी, लेकिन उसे यह बहुत पसंद आया। वह कहती है कि यह कवर वीडियो से भी ज्यादा पावरफुल था। वुएने कारा को देख सोचता है कि उसकी ऑरा भी बहुत पावरफुल है, क्या वो एलियन है? कारा सोचती है कि उसकी स्किल्स बहुत ही अजीब और जबरदस्त है, जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का हो। दोनों एक दूसरे को देखकर यही महसूस करते हैं। वुएने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू करने को कहता है। कारा झुककर सहमति देती है। वुएने सुझाव देता है कि वो अपना पार्ट कोरियन में गाए और कारा अपना पार्ट ओरिजिनल में। कारा उत्साहित होकर कहती है कि इससे तो एक नया ही गाना बन जाएगा। दोनों साथ में रिकॉर्डिंग करते हैं। कारा पूछती है कि क्या उसने पहले कभी किसी एल्बम पर काम किया है। वुएने कहता है कि नहीं। फिर वह म्यूजिक वीडियो के बारे में पूछती है तो वह तुरंत इनकार कर देता है, कभी नहीं। कारा उसे और करीब से काम करते हुए देखने की इच्छा महसूस करती है। उसकी वोकल्स हो या एक्टिंग, वह हर तरह से आकर्षक है। सेशन खत्म होता है और प्रोड्यूसर नतीजे देखकर खुश होता है कि उनका डुएट धमाकेदार होने वाला है। वह सोचता है कि शूट खत्म होते ही माइली कारा की खबरों से मीडिया गूंज उठेगा और पीआर मशीन चालू हो जाएगी। तभी उसे कॉल आता है और वह हैरानी से कहता है, आखिरकार आ गया। इंटरनेट पर न्यूज फैलने लगती है। ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और ग्रैंड बेल अवार्ड्स के नॉमिनेशन की खबरें ट्रेंड करने लगती है। नामों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम कॉन्ग वू जिन। दोनों बड़े अवार्ड्स में बेस्ट रूकी एक्टर के लिए नॉमिनेशन, डबल नॉमिनेशन, पूरी तरह डोमिनेशन। बाद शूट पूरा होने के बाद वह कोरिया से चली जाती है और दोनों एक दूसरे को एसएनएस पर फॉलो कर लेते हैं, मॉडर्न फ्रेंडशिप की शपथ।
कारा के जाने के बाद भी मीडिया में उसकी विजिट की चर्चा छाई रहती है। आर्टिकल्स बताते हैं कि वह सिर्फ वुएने के यूट्यूब चैनल पर दिखाई दी, इससे दोनों की नज़दीकियां खूब हाईलाइट हुईं। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में नए सर्कस का शो शुरू हो जाता है। अवार्ड सीजन। एंटरटेनमेंट रैंकिंग्स में सबसे ऊपर ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स नॉमिनेशन की चर्चा है। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन ड्रग डीलर फिल्म को मिले हैं। बेस्ट एक्टर में बड़े नामों की रेस लगी है, लेकिन तीसरे नंबर पर मुद्दों का राजा कॉन्ग वू जीन। हर तरफ यह चर्चा कि ब्लू ड्रैगन और ग्रैंड बेल दोनों में वो रूकी ऑफ द ईयर का सबसे मजबूत दावेदार है। इस सब चमक धमक से दूर असली वुएने एक शांत गांव में वापस लौटता है। लोग चिल्लाकर उसका स्वागत करते हैं। मिस्टर कॉन्ग वू जीन आ गए। सैन्य कमांडो जैसा लुक, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म और लंबा कोट, जैसे किसी मिशन से लौटे हों। टीम हंसते हुए पूछती है कि वापस आकर भी इतना धमाका कैसे कर दिया। डायरेक्टर मुस्कुराकर कहता है कि उसने आराम के दौरान भी खूब बम फोड़े। वुएने शांत स्वर में बस इतना कहता है, इरादा नहीं था। डायरेक्टर, जो अपने लीड एक्टर के साथ होने वाली अफरातफरी का आदी हो चुका था, उसे कपड़े बदलकर तैयार रहने को कहता है और वादा करता है कि जरूरत होने पर बुला लेगा। डायरेक्टर बाकी क्रू को काम निपटाने में लगाता है, जबकि वुएने सेट की ओर चलते हुए सोचता है कि उसे हमेशा की तरह सेट पर आकर ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। वह रुककर सोचता है कि यह कितना अजीब है। कभी वह नर्वस हो जाता था, पर अब न जाने कब से उसे इतना आराम महसूस होना शुरू हो गया। वह कैमरों और वेस्ट क्रू को देखकर सोचता है कि शायद उसकी दुनिया ही बदल गई है। तभी एक जोरदार आवाज आती है और वह चौंक जाता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, जहां उसके कोस्टार्स ब्रेक रूम में बैठे होते हैं। एक ब्लॉन्ड एक्ट्रेस उसे बुलाती है। उसके साथ सीनियर एक्टर वू चोंग भी होता है, दोनों के हाथ में कॉफी कप। वुएने उनके पास जाता है, लेकिन तभी उसे प्रेसिडेंट चोई की बातें याद आ जाती है और वह गंभीर चेहरा बनाकर अपनी गलती मानते हुए झुककर धन्यवाद कह देता है। सीनियर्स हैरान होकर पूछते हैं कि किस बात का धन्यवाद। मजाक उल्टा पड़ चुका था। वुएने कहता है कि उसकी वजह से शूटिंग शेड्यूल और एक्टिंग में दिक्कत आई होगी, लेकिन तुरंत माहौल हंसी में बदल जाता है और वू चोंग कहता है कि चिंता मत करो। ब्लॉन्ड एक्ट्रेस भी कहती है कि उसकी वजह से आइलैंड ऑफ द मिसिंग को खूब पब्लिसिटी मिली। फिर वह पूछती है कि वह कौन कौन से ईयर एंड अवार्ड शो में जाएगा। वुएने बताता है कि फिल्मों के लिए ब्लू ड्रैगन और ग्रैंड बेल और ड्रामा अवार्ड्स के लिए एसबीसी और केबीसी। वू चोंग बताता है वह ब्लू ड्रैगन और एमबीएस जाएगा। जब ब्लॉन्ड एक्ट्रेस से पूछा जाता है तो वह कहती है कि वह ब्लू ड्रैगन और ग्रैंड बेल ही जाएगी क्योंकि उसके पास ड्रामा अवार्ड्स में जाने का कोई कारण नहीं। वू चोंग मजाक करता है कि उसने पिछले साल से कोई ड्रामा किया ही नहीं क्योंकि वह हॉलीवुड में बिजी थी। ब्लॉन्ड एक्ट्रेस गुस्से का नाटक करती है, लेकिन हंसी में टाल देती है। वू चोंग चुटकी लेता है कि इस स्पीड से तो वुएने उससे पहले हॉलीवुड में डेब्यू कर लेगा। वुएने यह सुनकर पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि एक्टर्स की इंट्यूशन वाकई तेज होती है। वह झट से मना करता है कि कुछ नहीं ऐसा। वू चोंग कहता है कि फिलहाल नहीं सही, पर जल्द ही वह उसे हॉलीवुड में देखेंगे। बात आगे बढ़ाते हुए वू चोंग कहता है कि डेब्यू के पहले साल में 4 अवार्ड शोज में नॉमिनेशन मिलना बहुत दुर्लभ है और कहता है कि उसे 5 ट्रॉफियां उठाते देखना अच्छा लगेगा। ब्लॉन्ड एक्ट्रेस आंखें घुमाकर वू चोंग से कहती है कि पहले खुद की चिंता करे। फिर वह वुएने से पूछती है कि क्या उसकी तैयारी पूरी है। वुएने आश्चर्य से पूछता है कि किसकी। वह बताती है टक्सेडो और सबसे जरूरी एक सेप्टे स्पीच। वुएने दंग रह जाता है, उसे उसके बारे में सोचा भी नहीं था। तभी बाहर से आवाज आती है, मिस्टर वुएने स्टैंड बाय। शाम होने तक शूट खत्म हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वुएने सीईओ चोई के साथ रास्ते पर चलता है। चोई उसके काम की तारीफ करता है और कहता है कि घर चलने से पहले एक जगह रुकना है। वुएने मन ही मन सोचता है कि उसे तो सीधा सोना था। चोई बताता है कि साल के अंत के सभी अवार्ड डेट्स घोषित हो गए हैं। वैन के पास एक लड़की 4 अलग अलग टक्सेडो की रैक लिए खड़ी होती है जो चमक रहे थे। स्टाइलिस्ट बताती है कि लग्जरी ब्रांड्स इन्हें देने के लिए लड़ रहे थे और अब वह हर फेस्टिवल में अलग पहन सकता है। वुएने आश्चर्य से कपड़ों को देखता है। चोई कहता है कि यह उसकी बढ़ती पावर का सबूत है। वह बताता है
कि ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स नजदीक है, इसलिए पहले फिटिंग करनी होगी। वुएने अंदर जाते हुए खुश होता है कि आज तक उसने सिर्फ टीवी पर ऐसे टक्सेडो देखे थे। तभी उसकी जेब में फोन वाइब्रेट होता है। वह देखता है कि वॉरेन का मैसेज है। वह पूछती है कि वह कहाँ है। वह बताता है कि वह फिटिंग स्टूडियो जा रहा है और फिर घर। वॉरेन कहती है कि वह ऑफ पर है और थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती है। पिछले हादसे के लिए एक छोटा गिफ्ट देना है। वुएने सोच में पड़ जाता है कि छोटा गिफ्ट कैसा होगा। कुछ ही देर में वॉरेन आती है, भूरे कोट में। वह उसे एक डिब्बा देती है। वुएने उसे खोलता है और जैसे उसमें से सुनहरी चमक फूट पड़ती है। वीन विजय की खुशी में एक चीख जैसा महसूस करता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक घड़ी है, एक बेहद स्टाइलिश और लग्जरी टाइमपीस जिसकी चमक ही उसकी कीमत बता देती है। वीन घड़ी को घूरता है, माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड है और बिल्कुल भी छोटा गिफ्ट नहीं है। वो अंदाजा लगाता है कि इसकी कीमत जरूर 30 मिलियन वॉन से ऊपर होगी। सीईओ चोई और स्टाइलिस्ट मुस्कुराकर देख रहे होते हैं, जबकि वॉरेन समझाती है कि उसने इसे इसलिए अलग से तैयार कराया क्योंकि उसे लगा कि यह उसके टक्सीडो के साथ बहुत अच्छा मैच करेगा। वीन उसके धन्यवाद करते हुए हाथ कांपते हुए उस महंगे गिफ्ट को पकड़ता है और सोचता है कि ऐसे महंगे गिफ्ट को मना करने की कोई जरूरत नहीं होती, खासकर तब जब उसकी कीमत किसी कार के बराबर हो। तभी दूसरी चेंजिंग एरिया का पर्दा हटता है और सब चौंक जाते हैं। लंबे काले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला एक फ्लोर लेंथ लाल गाउन पहनकर बाहर आती है, जैसे कोई रॉयल्टी हो। वो है हयान। वो मुस्कुराकर बताती है कि क्योंकि वीन शॉप में आया है तो उसने भी सोचा कि वो अपना आउटफिट फिट कर ले। स्टाइलिस्ट उछलकर कहती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनसे उम्मीद थी। हयान अपने मैनेजर देओंग को बुलाती है और कहती है कि वो चीज ले आए। फिर वीन की तरफ देखकर बताती है कि वो उसे वैसे भी एक गिफ्ट देना चाहती थी क्योंकि ये उसका पहला फिल्म फेस्टिवल है और एक ही एजेंसी होने के नाते कुछ न करना अजीब होता। देओंग एक काला बॉक्स लेकर आता है और वीन उसे थकासा देखकर खोलता है तो अंदर से एक चमकदार और हाई एंड ब्लैक ड्रेस शूज निकलते हैं। वीन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत समझ जाता है कि ये भी बेहद महंगे लग्जरी ब्रांड के हैं। वो मना करने की कोशिश करता है, पर हयान उसे बीच में रोककर कहती है कि ये इतने महंगे नहीं है, जबकि सीईओ चोई जानता है कि वो झूठ बोल रही है और अगर कोई भी सर्च करे तो असली कीमत सामने आ जाएगी। हयान झुककर चोई को फुसफुसाते हुए कहती है कि ज्यादा बोलना मत। वीन झुककर धन्यवाद करता है और कहता है कि वो इन्हें अच्छे से पहनेगा। हयान मुस्कुराकर कहती है कि आराम से पहनना, लेकिन इन्हें रफ मत करना। चोई उसे कहता है कि वो इन्हें नेवी टक्सीडो के साथ पहनकर बाहर आए। वीन तमाम लग्जरी चीजें पकड़कर चेंजिंग रूम की तरफ लौट जाता है। हयान तब वॉरेन से पूछती है कि वो असल में यहाँ क्यों आई है। वॉरेन चोई के पास खड़े होकर बताती है कि उसने पिछले बार कहा था वो वॉच समय सही लगा तो आज दे दी। हयान समझ जाती है कि वॉरेन ने आखिर वह घड़ी खरीद ही ली जिसको लेकर वह काफी दिन से सोच रही थी। वो मन में राहत की सांस लेती है कि अच्छा हुआ उसने 50 मिलियन वाली नहीं बल्कि सिर्फ 30 मिलियन वॉन वाली घड़ी खरीदी ताकि नए एक्टर्स पर बोझ ना पड़े। वाह, कितनी थॉटफुल, सिर्फ 30 मिलियन वॉन। पर्दे के पीछे से वीन बताता है कि वो तैयार है। कमरे का माहौल उत्सुकता से भर जाता है। हयान, वॉरेन और सीईओ चोई सभी बदलती हुई सांसों के साथ कर्टेन की ओर देखते हैं। पर्दा हटता है। हयान की आंखें फैल जाती है। वॉरेन अपने मुंह पर हाथ रखकर शर्मा जाती है और हकलाकर बोलती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वीन वहां खड़ा है, पूरी तरह बदल चुका। नेवी टक्सीडो उस पर ऐसा फिट हो रहा है जैसे खास उसी के लिए बना हो और उसकी प्रेजेंस अब किसी टॉप स्टार जैसी लग रही है। सीईओ चोई अपने चश्मे को ठीक करते हुए गर्व से मुस्कुराता है और सोचता है, अच्छा, फिर शुरू हो गया। आखिरी शॉट वीन के शांत लेकिन करिश्माई चेहरे पर जाता है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर रुकी जैसा जिसे सब कहते हैं फिल्म फेस्टिवल्स में तूफान मचाने के लिए तैयार। अगर आपको ये मंगा पसंद आया हो तो आइलैंड्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एपिसोड में मिलते हैं।